नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। हम लोग फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं आप लोगों का और रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पेपर। पिछले वीडियो में मैंने सारणी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसको डिस्कस किया था। आज इस सारणी में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सारणी कैसे बनाई जाती है और सारणी का क्या महत्व होता है, क्यों रिसर्च के दौरान अध्ययन में अनुसंधान में हमें सारणियों की आवश्यकता होती है, क्यों सारणी बनानी पड़ती है हमें, तो उसका क्या महत्व है, क्या एडवांटेज है, क्या उपयोगिता है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सारणी कैसे बनाई जाती है इस बात का भी आपको समझना होगा, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है उसमें भी आपको सारणियों का निर्माण करना पड़ेगा, सारणी बनानी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सारणी निर्माण कैसे होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है सारणी बनाते समय, और सारणी क्यों बनाना आवश्यक होती है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि सारणी क्या होती है। जिसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारणी जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जो सूचना एकत्रित करते हैं, लोगों से कांटेक्ट करके, प्रश्न पूछ के, जो भी मेथड डाटा कलेक्शन की जितनी भी मेथड से कोई एक मेथड लेके जब जो सूचनाएं हमारी सारी आ जाती है, उन सारी सूचनाओं को हमें एनालिसिस करने के लिए, समझने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए उसके लिए हमें उसको व्यवस्थित करना होता है, सिस्टमेटिक तरीके से रखना होता है, ताकि हम उसको समझ सकें, एनालिसिस करें, उसको विशेषताओं, गुणों के आधार पर हम क्लासीफाई कर सकें। और किस प्रकार से हम क्लासीफाई करेंगे, ये पिछले वीडियो में हमने देखा कि कई प्रकार की सारणी बनाई जाती है, एक गुणी, द्विगुणी, त्रिगुणी, बहुगुणी सारणियाँ बनाई जाती है। तो वो समझ में आ गया आपको कि सारणी क्या होती है और वो कितने प्रकार की होती है। तो अब हम देखें कि सारणी बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखने से तो हमें लगता है कि सारणी इजी है, एक लाइन इधर खींची, एक लाइन इधर खींची और डाटा लिख दिया, है ना। निर्माण करना जितना सरल है, वास्तव में जितना दिखता है उतना सरल नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला जो ज़रूरी होता है उसका हेडिंग, शीर्षक, है ना। आपने देखा होगा कि कोई भी हम तालिका या सारणी देखते हैं, आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा, दूसरे प्रैक्टिकल वर्क में भी देखा होगा कि हम जब भी टैबुलेशन बनाते हैं उसका कोई हेडिंग होता है, जिससे कि वो स्पष्ट उसके गुणों का, जो भी उसमें हम दर्शाते हैं, जो भी चीज़ें हम उसमें लिखते हैं, जो भी डाटा उसके अंदर शो किया जाता है, जो विशेषता गुण बताया जाता है, उसके आधार पर हम प्रॉपर उसका टाइटल लिखते हैं, क्योंकि टाइटल से ही हमें पता चलता है कि इस सारणी के अंदर हम किस प्रकार का जो डाटा मेंशन कर रहे हैं, डाटा लिख रहे हैं, उसको व्यवस्थित कर रहे हैं। जैसे हम देखें कि अगर हमने जो हमारा सर्वे किया है, हमने उस पर ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे सर्वे में कितने लोग किस उम्र के थे, किस उम्र से किस उम्र के कितने लोग थे। तो हम बार बार उन्हीं पन्नों को पलटा करेंगे जो हमने क्वेश्चनियर बनाई है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक ही टेबल में उन सारे लोगों की एज उसमें डिस्प्ले करेंगे, लिखेंगे। तो इसलिए अगर हम आयु का अगर उसके अंदर मेंशन कर रहे हैं डाटा, तो हम ऊपर सारणी का हेडिंग डालेंगे, आयु के आधार पर हम ये सारणी बना रहे हैं। आयु या 2 गुणी है, 3 गुणी है, बहुगुणी है, तो हम प्रॉपर ऊपर ऐसा टाइटल लिखेंगे, शीर्षक लिखेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये सारणी किस चीज़ के लिए बनाई जा रही है, इसके अंदर कौन से तथ्य हैं, कौन सी सामग्री इसमें इस्तेमाल की जा रही है। तो हम देखें कि जो शीर्षक है बहुत छोटा सा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक वो 2 पंक्तियों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टाइटल बिल्कुल बड़े शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए और दिखने में अच्छा दिखे, अच्छे अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि देखते ही पता चल जाए कि सारणी के अंतर्गत क्या है, किन चीज़ों का इसमें वर्णन है। दूसरा आता है स्तंभ अथवा कॉलम। कॉलम किसको कहा जाता है, जो हमें कितनी सूचनाएं उसके अंदर देनी, कितने प्रकार की सूचनाएं देनी है ना। जैसे अगर हमने लिखा, उतनी लाइनें हम उसमें डालेंगे। और ये देखने में देखा जाता है जनरली सारणी निर्माण करते समय कि कितने कॉलम, कितने स्तंभ को हमें लेना है। हमारे डाटा की जो हमारी सामग्री है उसकी कितनी विशेषताएं हम ले रहे हैं, उसमें कितने कॉलम बनने चाहिए,
कॉलम बनाते समय उनकी संख्या, उसका आकार का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे अगर हम देखें कि सबसे पहला आता है क्रम संख्या वाला, है ना, जिसमें हम नीचे 1 2 3 4 लिखते हैं या क ख ग घ लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, तो क्रम संख्या आती है। तो वो क्रम संख्या वाला कॉलम थोड़ा छोटा होता है, और उसके बाद जो मेन शीर्षक वाला कॉलम होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। जो मेन सामग्री हम जिसमें लिखते हैं, जिसको विशेष हाईलाइट करना होता है, वो थोड़ा सा उसका आकार बड़ा होता है। और जो क्रम संख्या के बाद वाला जो स्तंभ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें विभिन्न श्रेणियों के नाम लिखने होते हैं। और उसके बाद जो भी जो कॉलम होते हैं वो हमें उनके बराबर साइज़ में हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से जब भी हम कॉलम बनाते हैं तो न बहुत कम न बहुत ज़्यादा, जो हमारा उसके उस सारणी में हम कितने डाटा को, किस तरह की तथ्य सामग्री को हम वर्णन कर रहे हैं, उसके आधार पर हमें कॉलम और उसकी का ध्यान रखना पड़ता है। और कॉलम का जो साइज़ है वो बराबर बराबर रहे एक जैसा, ताकि वो दिखने में आकर्षक हो। ऐसा नहीं कोई बहुत छोटा सा बना लिया, कोई बहुत बड़ा कॉलम बना लिया, ऐसा नहीं होगा। उसका जो मेज़रमेंट है हमें बड़ा उसका ध्यान रखना होगा, ताकि वो देखने में और सामग्री को लिखने में आसानी हो। आगे हम देखें कि ये तो हो गए दो दो चीज़ें हमें, कि पहला शीर्षक स्पष्ट रूप से, और ऐसा शीर्षक हो कि जिसमें सामग्री आराम से हमें समझ में आ जाए कि तालिका ये सारणी किस चीज़ की है। कॉलम बनाते समय ध्यान रखें कि वो जितने ज़रूरत है उसी हिसाब से हम बनाएं और बराबर उसका मेज़रमेंट हो। फिर हम देखें कि जो इसके अगले जो कॉलम हम बनाते हैं तो वो समान अनुपात में होना चाहिए, है ना, ताकि देखने में सारणी अच्छी लगे, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड हम देखें अनुशीर्षक। इसका एक कैप्शंस भी होता है, कि जब हम जो प्रत्येक स्तंभ का एक अनुशीर्षक होता है, यानी जब हम कॉलम बना रहे हैं तो वो कॉलम, पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे, एक तो सारणी ऊपर मेन टाइटल आ गया। फिर जब हम कॉलम बनाते तो हर कॉलम किस चीज़ को डिस्प्ले कर रहा है, किस चीज़ का वर्णन कर रहा है, वो स्पष्ट रूप से हमें लिखना होगा, है ना। अगर अगर कोई ऐसा है कि हम कुछ लिख रहे हैं और उसके नीचे हम अगर उसकी संख्या भी लिख रहे हैं और संख्या बड़ी है, तो हमें पैरेलल ना लिख के ऊपर उस चीज़ का हेडिंग डाल के संख्या को उसके नीचे लिख सकते हैं हम। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमने पहले कॉलम में क्रम संख्या लिख दी, दूसरे कॉलम में हमने लिखा कि छात्र जो भी हमारे स्टूडेंट या श्रमिक जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं उनकी उम्र, है ना, उम्र, फिर अगर हम शो करें कि कहाँ से कहाँ तक की उम्र शो कर रहे हैं तो हम उसको नीचे लिख सकते हैं। फिर हम अगर आगे और उसके कोई दूसरा गुण भी शो कर रहे हैं तो हम अगले वाले कॉलम में उसको लिख सकते हैं। या फिर हम उसको योग, परसेंटेज, जो भी, अब योग तो सबसे नीचे आता है, जो रो का सबसे लास्ट में योग आता है, टोटल साइड में आप फिर परसेंटेज ले सकते हैं, है ना, कितने लोग हैं, उसकी छात्रों की संख्या, उनकी आयु और परसेंटेज। इस तरह से हम इसको अनुशीर्षक दे सकते हैं, इसका कैप्शंस दे सकते हैं। फिर आगे हम लिखें, देखें कि कतारें और पंक्तियाँ, ये तो हो गया कॉलम। आगे हमने इतने कॉलम, मान लीजिए हमने आयु के आधार पर हम किसी स्टूडेंट या बाल श्रमिकों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमने ऊपर टाइटल डाल दिया, शीर्षक डाल दिया कि बाल श्रमिकों की आयु के आधार पर सारणी संख्या 1 या 2, ठीक है। फिर अगर हमने कॉलम बनाए तो क्रम संख्या, है ना, हमने बालक और बालिका ले लिए, है ना, बाल श्रमिक बालक और बालिका ले लिए। दूसरा हमने आयु ले ली, कि हमने 8 वर्ष से 10 वर्ष, 10 से 12 वर्ष की आयु के ऐसे कितने बालक हैं और कितनी बालिका है। और फिर अगले कॉलम में हमने कैप्शन क्या लिखा, अनुशीर्षक, कि परसेंटेज, यानी हमने अगर 50 बच्चों का अध्ययन किया तो 50 का परसेंटेज। टोटल नीचे टोटल बालक बालिका कितने हैं, 10 बालक हैं, 10 बालिकाएँ या 15 बालक हैं और 5 बालिकाएँ, ऐसे। या जो 20 का लिया तो इस तरह से, 50 का लिया है तो 20, 30, 25 जो भी आपके बालक और बालिका हैं उसको लिख के टोटल 50 लिखते हैं, है ना। तो इस तरह से जो भी आपका डाटा है, तो ये तो हो गया कॉलम। और फिर हो गई रो, है ना। हम जब आड़ी लाइनें खींचते हैं तो उसको हम रोज बोलते हैं। तो रो जो क्रम संख्या के आधार पर, नंबर 1 तो एक रो हो गई, नंबर 2 2 रो, नंबर 3 3 रो। मान लीजिए अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हम बाल श्रमिकों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमने बालक और बालिका, है ना, तो इसमें एक रो बन गई, एक तो अनुशीर्षक वाली, फिर हम देखेंगे कि बालक वाली, फिर बालिका वाली रो बन गई, और तीसरा टोटल योग बन गई। अगर हम देखें उम्र के हिसाब से, वैसे हम ले रहे हैं कि 20
8 से 10 वर्ष के, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, जो भी हम युवा और वृद्धों की अगर ले रहे हैं तो हम 50-60 तक भी जा सकते हैं, 20 वर्ष से लेकर 60। तो बहुत सारी रोज़ बन जाएंगी, है ना। तो कॉलम क्या होता है, कॉलम ऐसी खड़ी लाइनें होती है और रोज़ आड़ी लाइनें। समझ में आया। तो इसका भी हमें बिल्कुल स्पष्ट हमें देखना होगा कि हमें कितने रोज़ की ज़रूरत होती है, कितनी कतारों की ज़रूरत होती है, हमारे सामग्री के गुण कैसे हैं, उस आधार पर हमें उसको बराबर मेज़रमेंट करके, और ऐसे नहीं कि बहुत एक रो तो बिल्कुल ऊपर छोटी सी बना दी, फिर बहुत गैप छोड़ के दूसरी रो बनाई, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती। तो उसका मेज़रमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस गुण का, हम क्या वर्णात्मक वो ले रहे हैं, या भौगोलिक ले रहे हैं, सामाजिक लक्षण ले रहे हैं, या संख्यात्मक महत्व के आधार पर कतारें बना रहे हैं, तो हम उसका ध्यान रखते हुए हम उतनी रो बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें स्तंभों का क्रम, है ना। तो सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स, तो स्तंभ का जो क्रम है वो भी हमें सोच समझ के निर्धारित करना पड़ता है कि पहला जो स्तंभ होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि इस श्रेणी में हमें बहुत सारे विवरण देने होते हैं। साथ ही सारणी की जो सामान्यतः हम बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हैं, है ना। पहले बायां कॉलम वो पढ़ते हैं, फिर हम उसके बाद उसके नेक्स्ट वाला कॉलम पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वाला कॉलम पढ़ते हैं। तो हमें जो मेन जो चीज़ें होती हैं, है ना, जो सर्वाधिक महत्व की सूचनाएं होती है वो बाएं से शुरू की जाती है और फिर आगे तक हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे किस गुणों को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं उसको हम पहले रखते हैं, फिर उसको बाद में रखते हैं। तो इस तरह से हम जो स्तंभ का क्रम है कि हम किसको पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं टिप्पणी, नोट्स। नोट्स में क्या होता है कि कई बार हम जब सारणी में जो हम तथ्य डाटा उसमें प्रदर्शित कर रहे हैं, उसमें मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कई बार किसी पर्टिकुलर डाटा या पर्टिकुलर उसके तथ्य के लिए हमें कुछ एनालिसिस हमें कुछ उसको बताना पड़ता है, उस पर टिप्पणी करनी पड़ती है, उसके बारे में समझाना पड़ता है कि ये चीज़ क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली उस वहाँ पर तो हम टेबल के अंदर पूरा उसका डिटेल नहीं दे सकते कि हम उसके बारे में पूरी 2-3 लाइनें लिख दें, है ना। अगर हम उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, उसको स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, तो हम या तो डॉट लगाकर या फिर स्टार लगाकर उस पर्टिकुलर शब्द के ऊपर, जैसे अगर हम ऊपर लगाया कि हमने कुछ ले लिया कि वो किस प्रकार का जॉब करता है, तो एक पर्टिकुलर अगर जॉब के बारे में हम उसको वो बताना चाह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, है ना। तो इस शब्द का या इस कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ, तो अगर या कोई पर्टिकुलर चीज़ को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो उसको हम टेबल के अंदर तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर जो शब्द होता है, आपने अपनी बुक में भी देखा होगा, कई बार आपकी बुक में ऊपर उस शब्द के ऊपर स्टार लगा होता है और उसके बारे में विवरण सबसे नीचे आपके बुक के जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें स्टार लगाकर उसके बारे में विवरण लिखा होता है। तो ऐसे ही हम टेबुलेशन में भी करते हैं। अगर किसी को पर्टिकुलर हमें कुछ शब्द के बारे में एक्सप्लेन करना होता है तो हम वहाँ शब्द को स्टार लगा देते हैं या डॉट लगा देते हैं और फिर नीचे वही डॉट लगा के हम उसके बारे में 2 लाइन 1 लाइन जो भी हमें लिखनी है, 4 लाइन वो लिख देते हैं। उसको कहते हैं नोट्स, की उसके बारे में नोट्स डाला है हमने कि हम उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, उसके कोई संकेत लगा के और उसके बारे में हम टिप्पणी लिख सकते हैं। तो हम देखें कि ये कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि ये सारणी कैसे बनाई जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे हम देखें कि इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों सारणी बनाई जाती है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब हमारे जो सामग्री होती है वो बहुत सारी फैली हुई होती है और उसको फैली हुई सामग्री को लेकर हम कुछ भी नहीं समझने में हम असमर्थ होते हैं। एक कागज़ उठाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, दूसरा उठाते हैं, फिर पहला भूल जाते हैं। तो इस तरह से हम ऐसे मान लीजिए हमने 100 लोगों का अध्ययन कर लिया तो 100 बार हमें उन कागज़ों को देखना पड़ेगा। 1 की आयु देखी, 2 की आयु, 5 की, 10, 50 की देखते देखते पिछली पहली दूसरे की हम आयु भूल जाते हैं, या हर एक को देख देख के लिखना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम टेबुलेशन बनाते हैं कि मान लीजिए आयु के आधार पर बना ली
तो हमारे 100 ही लोगों की आयु किस उम्र से किस उम्र तक की है, तो वो एक ही टेबल में शो हो जाएगी। शिक्षा के आधार पर बना ली तो कितने शिक्षित है और कितने अशिक्षित है 100 लोगों में, वहाँ पर मान लीजिए 50-60 लोग शिक्षित है और 40 लोग अशिक्षित है, तो एक ही टेबल में आ जाएगी कि 40 शिक्षित है या अशिक्षित है और 50 जो 60 जो भी है वो अशिक्षित है। तो एक ही टेबल में हमें देखने को मिलती है। तो हम देखें इसका पहला जो उपयोगिता है, सारणीय सामग्री को सुव्यवस्थित करता है, यानी वो क्रमबद्ध तरीके से उसमें हम लिखते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से लिखते हैं ताकि उसका एनालिसिस करना आसान हो जाता है। फिर देखें सारणीय विस्तृत सामग्री को संक्षिप्त रूप प्रदान करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर 100 लोगों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो संक्षिप्त रूप में हमें वहाँ पे दिखाई देता है। तो जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे 100 लोगों में 60 लोग तो शिक्षित है और 40 लोग अशिक्षित है ना। तो सामग्री को संक्षिप्त रूप प्रदान करता है। फिर सारणीय तुलना करने में सरल होता है। मान लीजिए हमने बच्चों का अध्ययन किया और अगर हम छात्रों का ये देखते हैं कि कितने विवाहित है और कितने अविवाहित है, तो हम दोनों को साथ साथ लिखेंगे, छात्र विवाहित और अविवाहित। दो कॉलम बन गए, ऊपर एक अनुशीर्षक हो गया कि छात्र, नीचे 2 कॉलम विवाहित अविवाहित, छात्राएं विवाहित और अविवाहित। तो हमें तुलना करने में इजी हो जाएगा। वहीं के वहीं दोनों चीज़ों को हम साथ साथ लिखते हैं तो आसानी से हम किसी भी डाटा को तुलना कर सकते हैं। फिर सारणीय सांख्यिकी विश्लेषण में सहायता होती है, क्योंकि हम इसको संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं कि इतने लोग शिक्षित थे, इतने लोग अशिक्षित थे, तो संख्या में आ गया, उसका परसेंटेज हमने निकाल लिया तो उसका एनालिसिस करने में आसानी होगी कि 60% लोग शिक्षित थे, 40% लोग अशिक्षित थे। तो इस तरह से सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर फिर हम उसको, आप जो स्टैटिस्टिकल आप पढ़ोगे, मीन मीडियन मोड, है ना, तो उसके आधार पर हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं और उसके बाद हम चाहे तो उसको ग्राफ के द्वारा और इस तरह से हम उसको प्रदर्शित करके आसानी से उसको एनालिसिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि सारणीय क्या है। सारणीय वर्गीकृत समंकों को सरल, संक्षिप्त और सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सांख्यिकी निर्वचन में सहायता प्रदान करती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सारणीय, दोनों वीडियो के माध्यम से आपको सारणीय क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसको बनाने में क्या सावधानी, किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या चीज़ ज़रूरी होती, कैसे निर्माण किया जाता है और इसकी उपयोगिता क्या है, ये समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।